हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा पे। दोस्तों आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद देखेंगे इम्पल्स, और फिर देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये 5 टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे और एक ही बोर्ड में हम भर देंगे। ठीक है मतलब रफ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सारे चीज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए जितना सफिशियंट है, और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ कंसेप्चुअली समझ में आए। जो आपके आसपास में जितने सारे फेनोमिनन होता है उसी के रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए। तो हेडिंग डालिए आप मेरे साथ, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है? अगर एक सिंगल लाइन लिखे तो ये क्या बताता है? इट टेल अस, ठीक है, इट टेल अस हाउ डिफिकल्ट इट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, मतलब मोमेंटम को आप एक सिंगल लाइन बोल सकते हो ये भी, कि ये बताता है हमको कि कितना मुश्किल होता है किसी मूविंग बॉडी को रोकना। ठीक है, ये मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अगर किसका, जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मोमेंटम कम है तो थोड़ा सा लेस वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम आगे और भी एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखेंगे। दूसरा क्या बताता है? ठीक है, अगर हम एक और देखिए, अभी मैं डिफिनीशन बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोमेंटम को आप फील कैसे कर सकते हो। ठीक है, कि मोमेंटम को आप और कैसे फील कर सकते हो। यहाँ बॉडी डालो। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है भाई, अब ए जो है बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ए इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बी। ठीक है, तो अगर ए के द्वारा बी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो फोर्स किन किन बातों पे निर्भर करेगा। ठीक है, ए के द्वारा अगर बी पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ए के द्वारा जो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ए के द्वारा जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ रहा है? तो पहला डिपेंड करेगा, डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, ऐसे लिख लो, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द। ठीक है, पहला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सेकेंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, कि अगर ए बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है तो ए के द्वारा जो फोर्स एक्ट किया जाएगा वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए पे। अगर ए का मास अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम अमाउंट में फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर ए का वेलोसिटी ज़्यादा है तो बी पे भी मैक्सिमम मतलब इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये किन किन बातों पे निर्भर करेगा? कि पहला मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास अगर हैवी है तो हैवियर फोर्स एक्ट करेगा बी पे। दूसरा वेलोसिटी पे। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ ए इज वेरी हाई तो फोर्स इफेक्टेड करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, दूसरा है कि और एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं कि मान लीजिए ये आपके बुक में भी रहता है, ये कोई वॉल है। ठीक है, और ये ट्रक। ठीक है, और एक बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 30 ले लो, और ट्रक का 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों का स्पीड हम कांस्टेंट रखती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, बट मास इज, ट्रक इज हैवी, मतलब ट्रक का मास जो है मोर देन है बाईसाइकिल के मास से। ठीक है, बाईसाइकिल कहाँ पे, इसके एक टायर के बराबर भी इसका मास नहीं होगा बाईसाइकिल का। यहाँ ट्रक का मास क्या है? ज़्यादा है, तो इस वॉल पे किसका ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा? ठीक है, कौन सा बॉडी का ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो वॉल को ब्रेक डाउन कर सकता है? ठीक है, तो साइकिल के द्वारा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रक का मास हैवी है जिनके कारण क्या होगा? ये वॉल को ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गया।
एक केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1 हो गया। इसी में केस 2 कर लेते हैं। यहाँ पे एक कार ले लेते हैं जिसका स्पीड ले लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये केस 1 यहाँ लिख दो। दूसरा एक मैन है जिसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलो यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी सेम है, मान लो दूसरा एक कार ही ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मास यहाँ पे कांस्टेंट हम कर लिए, मास हम कांस्टेंट कर लिए, दोनों सेम ही कार ले लेते हैं, इको का ही कार ले लेते हैं। बट यहाँ पे स्पीड क्या है, हम 10 मीटर पर सेकेंड रख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ए का जो कार है उसका स्पीड हम 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड कर दे रहे हैं, ठीक है। तब इस वॉल पे किसका फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, कौन सा ऐसा कार होगा जो इस वॉल को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो आप बोलोगे कि ये कि केस फर्स्ट का फर्स्ट कार जिसका 100 का स्पीड है, ठीक है, क्योंकि अगर 100 का स्पीड है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो क्या करेगा, ज़्यादा वेलोसिटी होगा तब फोर्स जो होगा अधिक इम्पैक्ट करेगा वॉल पे और वॉल को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये दो एग्जाम्पल हमको क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि अगर इन दोनों में देखा जाए तो इसका मास ज़्यादा था तो इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा था वॉल पे, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है इस वॉल पे, ठीक है जी। तो ये बात सही है कि फोर्स जो डिपेंड करेगा एक वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ओके। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मोमेंटम। अब मास और वेलोसिटी हमेशा नहीं बोलेंगे कि कोई ट्रक का मास इतना था वेलोसिटी इतना था इसलिए इसने इम्पैक्ट किया, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको मास और वेलोसिटी के दो वर्ड के जगह पे हम एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर। चलिए मोमेंटम को हम इस लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे पी इक्वल टू होता है एम भी, एम इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पी इज द मोमेंटम रिप्रेजेंटेड, अगर पी को रिप्रेजेंट किया जाता है मोमेंटम के फिजिसिस्ट जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी का मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो याद रखना चाहिए। दूसरा अगर देखा जाए तो इसका डायमेंशन निकालिए, तो डायमेंशन क्या हो सकता है, ठीक है भाई, किलोग्राम का m और लेंथ का l और t-1, ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर बात कीजिए मोमेंटम कौन सा क्वांटिटी ये भी पूछ लिया जाए तो मोमेंटम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, अगर फोर्स है तो फोर्स आपको पता वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए मोमेंटम जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट किया जाता है, तो इसीलिए क्या है, एक इसके बाद डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपके 9th क्लास के लिए इतना ही सफिशियंट है, ओके भाई, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं चलिए देखिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है जी। तो आप हेडिंग डालिए मेरे साथ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी हमने मोमेंटम को समझने की कोशिश किया, मोमेंटम क्या होता है। अब जब मोमेंटम समझ में आ गया कि क्या होता है तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये क्या होता है, द